हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने करेंसी पास थ्रू क्या होता है वो देखा था। अब 16 चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे, विच इज़ एडजस्टमेंट अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड्स। In this last section of chapter 16, we examine the operation of international monetary system known as gold standard. The gold standard also relies on automatic price mechanism for adjustment. गोल्ड mechanism किस पे रिलाई करता है? It relies on automatic price mechanism for its adjustment, but of different type from one operating under flexible exchange rate. Let's look at how gold standard works. The gold standard operated फ्रॉम 1880 तो 1880 से स्टार्ट हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड। एक्सचेंज रेट गोल्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता था टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन इन 1914। तो कब तक था वो? वर्ल्ड वॉर वन 1914 तक चला। एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू री एस्टैब्लिश द गोल्ड स्टैंडर्ड आफ्टर द वॉर। वापस से देयर वॉज वर्ल्ड वॉर वन इन 1914, उसके बाद वापस से अटेम्प्ट्स किए गए कि वो री एस्टैब्लिश कर सके, वापस से गोल्ड स्टैंडर्ड ला सके, बट इट फेल्ड इन 1931 ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। वी ऑल नो दैट 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो तब इट फेल्ड। नेवरदलेस इट इज़ वेरी important to understand the advantages and disadvantages inherent in the operation of gold standard, not only for its own sake but also because they were also true for the fixed exchange rate system, that is the Bretton Woods system or the gold exchange standard that operated from the end of World War II until it collapsed in 1971. तो obviously भले ही वो अभी प्रेजेंट नहीं है, yeah, we cannot see gold standards currently working, but yes, we can look into the advantages and disadvantages of it ताकि हम समझ पाए कैसे वो ऑपरेट किया उस टाइम पीरियड पे। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड ईच नेशन, अब गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता था? Each nation will define the gold content of its currency. मतलब $1 में कितना गोल्ड कंटेंट आप है, 1 पाउंड में कितना गोल्ड कंटेंट है, 1 रुपी में कितना गोल्ड कंटेंट आप ले सकते हो, and passively stand ready to buy or sell any amount of gold at that price. And they should be ready to buy and sell gold. Since the gold content in one unit of each currency is fixed, वो पहले के टाइम पीरियड में इट वॉज फिक्स्ड कि इतना अमाउंट ऑफ गोल्ड विल बी इतना रुपीज़, या $1 में इतना अमाउंट ऑफ गोल्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड 1 पाउंड ऑफ गोल्ड कॉइन, 1 पाउंड का जो गोल्ड कॉइन होता था दैट वॉज 113.0016 grains of pure gold, while $1 में कितना आता था? 23.22 grains of pure gold. This implied that dollar price of pound मतलब exchange rate dollar for pound will be how many पाउंड्स के टर्म पे आप कितना गोल्ड खरीद सकते हैं डिवाइडेड बाय $1 में आप कितना गोल्ड खरीद सकते हैं, दैट इज 4.87। दिस वॉज कॉल्ड एज मिंट पैरिटी बिकॉज आप गोल्ड पैरिटी बोल रहे हो, मिंट सिंस द सेंटर, सो मिंट पैरिटी इसे कहा जाता है कि this 4.87 is mint parity exchange rate. Now another point, since the cost of shipping 1 pound worth of gold between New York and London was about 3 cents, मतलब
3 cents, right? 0.3 or 0.03. The exchange rate between the dollar and the pound could never fluctuate by more than 3 cents. मतलब उस अमाउंट से या तो उसके अबाव नहीं जाना चाहिए या तो उसके बिलो नहीं जाना चाहिए. मतलब वो 4.90 से अबाव नहीं जाना चाहिए, 4.84 से नीचे नहीं जाना चाहिए उसका प्राइस. रीज़न क्या है? अगर 4.90 से ऊपर गया प्राइस, द रीज़न इज़ दैट नो वन वुड पे मोर देन दिस. इससे ज़्यादा कोई देना नहीं चाहेगा फॉर 1 पाउंड. मतलब दिस इज़ डॉलर 4.90 फॉर 1 पाउंड ऑफ गोल्ड. तो इससे ज़्यादा मैं दूँ ही क्यों, जब मेरे यहाँ पे ही in my own nation, in my own US nation, I am getting it lower than this dollars. So if it is more than 4.90 for $1, since he could always purchase dollar 4.87 worth of gold at US treasury, तो वो नहीं पे करेगा उससे ज़्यादा. 8.7 है ना, 4.87 में US में ही मिल रहा है, तो why should I pay 4.90 in UK? वो 4.87 में यहाँ से ख़रीदेगा. शिप इट अगर 4.90 से ज़्यादा है, लेट्स से 5.1 है, तो वो 4.87 में यहाँ से ख़रीदेगा. शिप करेगा जिसमें वो 3 सेंट्स लगेंगे उसके, तो टोटल कॉस्टिंग 4.90 लगा. देन उधर बैंक ऑफ UK में वो डिपॉजिट करेगा, शिप इट टू लंडन एट द कॉस्ट ऑफ एंड एक्सचेंज इट फॉर 1 पाउंड. और फिर ऑब्वियसली 4.90 डॉलर्स 4.87 1 second ना, I'll just explain properly 1 second. Here let's say it is in US, for the exchange rate is 4.87 per pound. अब यहाँ पे डॉलर प्राइस ऑफ दिस थिंग, the gold is 4.87 in US, that much gram, the mint parity, that much gram is 4.87 exchange rate जो हुआ था, वो यहाँ पे खरीदेगा. उतना गोल्ड खरीदेगा $1 का, एंड देन वहाँ पे US में जाके 3 सेंट्स ऐड करके, तो 4.90 3 सेंट्स ऐड करके वहाँ पे सेल करेगा. बेसिकली सेइंग कि अगर दूसरे कंट्री में प्राइस हायर है और हमारे कंट्री में प्राइस लोअर है, तो हम यहाँ से ख़रीदेंगे, वहाँ पे जाके सेल करेंगे ताकि मुझे 1 सेंट मिल जाए. तो वही चीज़ वो करेगा, US से ख़रीदेगा, 3 सेंट्स में वो उसको एक्सचेंज करेगा. मतलब ट्रैवलिंग वॉट एवर इज़ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सचेंज दिस इज़ द शिपिंग कॉस्ट 3 सेंट्स भरेगा, एंड देन वहाँ पे सेल करेगा क्योंकि वहाँ पे प्राइस हायर है. सो इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 4.90, तो ऐसे वो 1 पाउंड के लिए एक्सचेंज करेगा. वेराज अगर लेसर है तो वो वहाँ से ख़रीद के यहाँ पे सेल करेगा. Thus the US supply curve of the pound becomes infinitely elastic at the exchange rate 4.90 per dollar per pound. तो इस एक्सचेंज रेट पे जो हमारा सप्लाई कर्व ऑफ पाउंड्स है, सप्लाई कर्व ऑफ पाउंड्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है, इन्फिनाइटली इलास्टिक हो जाता है कि इसके आगे वो सप्लाई बढ़ेगा नहीं. दिस इज़ द लिमिट, इसके आगे वो बढ़ेगा नहीं. दिस इज़ कॉल्ड एज गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ US. दिस इज़ नोन एज गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, कि इस पॉइंट से ज़्यादा
गोल्ड एक्सपोर्ट इसी रेट पे वो करेगा. इस पे इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ गोल्ड आप एक्सचेंज कर सकते हो. इससे हायर प्राइस होगा तो आर्बिट्राज का सिचुएशन काइंड ऑफ हो जाएगा. On the other hand, exchange rate between dollar and pound could not fall below 4.84. The reason for that is that no one would accept less than 4.84 for each pound he wanted to convert into dollars, because he could always purchase 1 pound worth of gold in London, ship it to New York and at a cost of 3 cents and exchange it for 4.87 ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके. तो जैसे मैंने कहा, अगर प्राइस लोअर है हमारे यहाँ पे, तो पहले सिचुएशन में प्राइस लोअर था तो यहाँ से ख़रीद के वहाँ पे सेल किया और प्रॉफिट कमाया. अगर वही यहाँ पे हायर होगा, I'll explain here. अगर यूएस में प्राइस हायर है whereas यूके में प्राइस लो है, तो मैं यहाँ से ख़रीदूँगी, शिप करूँगी, यहाँ पे सेल करूँगी. तो इस तरीके से आई कैन अर्न प्रॉफिट. तो ये भी हो सकता है. दैट इज़ द टेंडेंसी. वेट, वेयर वाज आई? हाँ, द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड पाउंड वाज नहीं, आई वाज हियर. कैनॉट फॉल, thus receiving 4.84 net. As a result, the US demand curve of the pound becomes infinitely elastic, that is horizontal at the exchange rate 4.84. अब वो, so basically if I have a graph, this is my 4.84, this is 4.90. तो सप्लाई कर्व जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा आफ्टर रीचिंग दैट पॉइंट. सप्लाई कर्व वुड बी इंक्रीजिंग, बट आफ्टर रीचिंग दैट पॉइंट इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एट दिस 4.90. दिस इज सप्लाई कर्व ऑफ पाउंड. एंड डिमांड कर्व, इम्पोर्ट के वजह से डिमांड कर्व वुड बी लाइक दिस ऑफ पाउंड. तो वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. एंड दिस लाइन, द बिलो लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो रहा है 4.84, दैट इज गोल्ड इम्पोर्ट पॉइंट. गोल्ड इम्पोर्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे यू कैन इम्पोर्ट एनी अमाउंट ऑफ गोल्ड, बट इसके नीचे आप नहीं जा सकते. द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर एंड द पाउंड वॉज डिटरमाइंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द यूएस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द पाउंड. तो अब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट वाज द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड. Between the gold points, and it was prevented from moving outside the gold points by the US gold sales and or purchase. तो अगर इससे ऊपर गया या इससे नीचे गया, 4.84 से नीचे गया, तो गवर्नमेंट खुद परचेज या सेल करके उस एक्सचेंज रेट को उसी लिमिट में लाती थी. That is the tendency of the dollar to depreciate or exchange rate to rise above $4.90 per pound was countered by gold shipment from US. तो जब अगर depreciate हो गया, प्राइस ज़्यादा हो गया, तो उस केस में उसको वापस लाने के लिए, वापस कम करने के लिए गोल्ड शिपमेंट किया जाता था फ्रॉम US. दिस गोल्ड आउटफ्लो, उस टाइम पे गोल्ड आउटफ्लो किया जाता था, मेजर्ड द साइज ऑफ यूएस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. ऑन दी अदर हैंड, टेंडेंसी ऑफ द डॉलर टू अप्रिशिएट, मतलब 4.84 से कम होगा अगर वैल्यू, तब गोल्ड शिपमेंट टू यूएस, मतलब गोल्ड लाया जाता था, इनफ्लो होता था टू यूएस. दिस गोल्ड इनफ्लो मेजर्ड द साइज ऑफ द सरप्लस इन द यूएस बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब अगर आपको ग्राफिकली ये कैसे वर्क करता है, तो अपेंडिक्स 16.4 में दिया गया है, यू कैन चेक दैट. सिंस डेफिसिट आर सेटल्ड इन गोल्ड अंडर दिस सिस्टम,
and nations have limited gold reserve, deficit cannot go on forever but must soon be corrected. तो गोल्ड स्टैंडर्ड में एक ही एडवांटेज होता था कि डेफिसिट अगर हो रहा है तो डेफिसिट को सेटल करने के लिए आप गोल्ड ही परचेस या सेल करोगे, एंड गोल्ड रिजर्व्स लिमिटेड हैं, गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड थी तभी, तो डेफिसिट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर, लाइफ टाइम के लिए नहीं रह सकता, सून करेक्ट होना चाहिए. वी नाउ टर्न टू द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म that automatically corrects the deficit and surplus in BOP under gold standard. So price flow mechanism is how BOP में surplus and deficit अगर आ रहा है तो उसको करेक्ट किया जाता था कैसे अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड, वो एक्सप्लेन्ड है. we'll be doing this in the next video. Till then you keep watching the journey of understanding economics. Do like the video, comment if you have any doubts or any feedback, share this video with your friends and classmates ताकि उन्हें भी गोल्ड स्टैंडर्ड अच्छे से समझे. Do subscribe to the channel if you are new to the channel. Very few people are subscribing, so do subscribe to the channel. If you want any online classes from me तो नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो आपका नाम और टॉपिक. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक्स.